हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अर्पित कुमार पाठक। मेरे प्यारे छात्र, जैसे कि हम और आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में जो भी हमने क्लासेस अभी तक अटेंड कर ली है उसमें हमने एनिमल्स किंगडम्स के सारे मोमेंटम के बारे में सीखा। उसके बाद एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा के सिस्टम्स को सीखा। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक कॉर्डेटा के स्पेशलाइज्ड मूवमेंट के बारे में सीखा। नॉन कॉर्डेटा को मैंने सीखा। आज की जो हमारी स्पेशल क्लास है वह पैरामीशियम पर है। बट पैरामीशियम को पढ़ने से पूर्व हमें कुछ और बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आज की जो क्लास है कुछ बेसिक मोमेंट पर है, तो उस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। ठीक, जैसे कि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं वह एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया या जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण के बारे में हम सीख रहे हैं। पहली यूनिट 11th क्लास की पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया है, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या OR करके हम मान सकते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है भाई, तो हमें दो चीज़ों के बारे में और जानकारी होना चाहिए कि ये जो हुइटेकर थे 5 जगत की प्रणाली जो दिया गया था, जो को हमने सीख लिया है इसके प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम कुछ इसी बेसिक चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें कि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। ओके माय डियर। एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए हमने कुछ क्लासेस जो प्रीवियस में पढ़ाई उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलो हम कुछ आपको और एक चीज़ बताते हैं। जैसे हुइटेकर ने 5 क्लास के बारे में बताया, तो आपको दो चीज़ों के बारे में और जानना चाहिए। देखिए, हुइटेकर जो थे जिन्होंने 5 जगत की प्रणाली दे दी, उस 5 जगत की प्रणाली में संशोधन भी किया गया। क्या किया गया? संशोधन, क्रिएशन किया गया था। और 2 साइंटिस्ट आए, उभर के 2 साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था स्टोरर। क्या नाम था? स्टोरर। क्या नाम था माय डियर? स्टोरर था। और जो स्टोरर थे, दैट इज फर्स्ट जो नाम है साइंटिस्ट का, इनका नाम था स्टोरर, और एक का नाम था यूसिंगर। दैट इज यूसिंगर। ठीक, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हुइटेकर के कॉन्सेप्ट को क्या किया था? रीड, और उनकी प्रणाली में कुछ संशोधन किए। क्या किए? संशोधन किए। जैसे कि मैंने नाम दिया, एक का स्टोरर और एक का नाम है यूसिंगर। ठीक है, इनकी स्पेलिंग अगर देख लें तो इनकी स्पेलिंग होती है STORER। स्पेलिंग मस्ट है माय डियर। दूसरी स्पेलिंग ये है यू, दैट इज यू। यू, दैट S and I and N and G and ER। तो हमने इन दोनों को क्या कहा? 2 साइंटिस्ट जिन्होंने हुइटेकर के कॉन्सेप्ट को क्या किया था? संशोधन किया था। क्या किया था? हुइटेकर। तो हुइटेकर के कॉन्सेप्ट को संशोधन करने के बाद क्या किया गया? इन्होंने जंतु जगत को 2 उप जगतों में बांट दिया। यानी कि हम ये कहने वाले हैं कि ये जो 2 साइंटिस्ट थे, जैसे हम आपको एक बात बता दें, जो हुइटेकर थे, दैट इज हुइटेकर की जो हम बात कर रहे हैं, हुइटेकर की, तो हुइटेकर की 5 प्रणालियां थी, जैसे कि आपको पता है। ठीक है ना, आपने इसके पहले वाली क्लास को आपने अटेंड किया होगा, तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो अच्छा एक बार रिपीट कर देते कौन कौन सी उनकी प्रणाली थी। एक तो आपको मालूम है कि एनिमल था, एक आपको पता है प्लांट था, फिर एक आपका क्या था? एक को मैंने नाम दिया था दैट इज प्रोटिस्टा। दैट इज प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद मैंने नाम दिया होगा क्या? दैट इज
सॉरी, एक्चुअली कुछ वीडियो की प्रॉब्लम की वजह से हम आपको थोड़ा ब्रेक कर दिए थे। एनीवे सो हाँ, तो हम बात कर रहे थे माय डियर, किसकी बात कर रहे थे? हुई टेकर की बात कर रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है, इन्होंने 5 क्लास के बारे में डिराइव्ड किया था। फर्स्ट जो था मेरा एनिमल था, दूसरा मेरा था प्लांट, उसके बाद मेरा तीसरा था प्रोटिस्टा, उसके बाद मेरा क्या था? मोनेरा, दैट इज मोनेरा। उसके बाद मेरा एट लास्ट जो था उसको मैंने नाम क्या दिया था? कवक दिया था। तो माय डियर, जो दो साइंटिस्ट को जो मैं बताया आपको, स्टोरर व यू सिंगर, इन दोनों ने इन्हीं समूहों को कुछ संशोधन के रूप में इन प्रणालियों को उपजगतों में बांट दिया। क्या किया? उपजगत में बांट दिया। जैसे कौन कौन से उपजगत में बांटा, ये देख लेते हैं। जैसे कि 2 उपजगत में क्या किए ये लोग? इनको डिवाइड किए। जैसे पहला उपजगत था, उस उपजगत का नाम था प्रोटोजोआ, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में लक्षण इनके सारे के सारे क्लास को अटेंड किया। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने डिराइव्ड किया उसका नाम था दैट इज मेटाजोआ। सो इन्हीं के बारे में आज हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद पैरामीशियंस के बारे में रीड करेंगे। ओके, तो प्रोटोजोआ हम बात कर रहे हैं उपजगत में। किसकी बात कर रहे हैं भाई? उपजगत। तो इन्होंने उपजगत फर्स्ट और दूसरा क्या नाम दिया था? उपजगत सेकंड। ठीक है ना? जो उपजगत फर्स्ट के विदिन आया उसका नाम क्या था? प्रोटोजोआ। यानी कि हम बात कर रहे हैं उपजगत की। किसकी बात करें भाई? किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट उपजगत की, जिसमें से नाम क्या आया था, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं माय डियर? प्रोटोजोआ। क्या नाम दे रहे हैं भाई? प्रोटोजोआ। ठीक है, क्या नाम दिया जा रहा है? प्रोटोजोआ दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ के बारे में हमने क्लास पढ़ लिया है, बट जानते रहें। उपजगत फर्स्ट के वेदिन, और दूसरा मेरा क्या था भाई? दूसरा मेरा क्या था भाई? दूसरा जो मेरा उपजगत है, उपजगत सेकंड, दैट इज सेकंड। और इसके विदिन क्या आया माय डियर? मेटाजोआ, दैट इज मेटाजोआ। चलो एक बार बता देते हैं कि उपजगत फर्स्ट के विदिन क्या रखे ये लोग, और उपजगत सेकंड के विदिन क्या रखे। तो उपजगत प्रोटोजोआ जो रखा गया, समस्त एक कोष की एनिमल को रखा गया। यानी कि उपजगत फर्स्ट में वह सारे के सारे फाइलम्स को रखे गए, या ऐसे एनिमेलिया को रखा गया, या ऐसे फाइलम्स को इंक्लूड किया गया जिसमें एक कोशिकीय जीव आते थे। ठीक है ना? एक कोशिकीय, क्या हम चर्चा करें भाई? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेलुलर। क्या नाम दिया मैंने? यूनिसेलुलर। तो एक का नाम है एक कोशिकीय, और जो मेटाजोआ के विदिन रखा गया, इसमें क्या आए? बहुकोशिकीय। क्या है माय डियर? बहुकोशिकीय। यानी कि जो व्हिटेकर के कॉन्सेप्ट को इन्होंने चेंज किया, इसको 2 जगत में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट का जो उपजगत एंड उपजगत सेकंड। उपजगत फर्स्ट के विदिन क्या रखे? उपजगत फर्स्ट के अंतर्गत इन्होंने रखा एक कोशिकीय को, और उपजगत सेकंड को रखा क्या भाई? बहुकोशिकीय को। तो ये तो था मेरा एक सिंपल सा, एक साधारण सा सिस्टम था। ठीक है, तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं और उपजगत फर्स्ट को थोड़ा रीड करते हैं। ठीक है, चलो। जो उपजगत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उपजगत की। अगर हम बात कर रहे हैं उपजगत फर्स्ट में, किसका नाम आ गया माय डियर? प्रोटोजोआ की।
तो हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ में। तो उपजगत प्रोटोजोआ वास्तव में प्रोटिस्टा जगत का ही एक समूह था। क्या मैंने कहा? उपजगत प्रोटोजोआ वास्तव में प्रोटिस्टा जगत का ही एक समूह था, जिसमें अधिकांश एक कोशिकीय या एक कोशिकीय को हटा के यूकैरियोटिक को रखा गया। इन जंतुओं के एक कोशिकीय शरीर में जीवन की समस्त क्रियाएं होती थीं। क्या मैंने कहा कि ये जो प्रोटोजोआ है हमारा, यह प्रोटिस्टा, मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटिस्टा का ही एक समूह है। क्या मैंने कहा? प्रोटिस्टा का ही एक समूह है। ओके। और फिर आप बात ध्यान रखिएगा, परभक्षी तथा कुछ परजीवी भी इसमें आते हैं। क्या मैंने कहा? इस फाइलम में कुछ ऐसे भी आते हैं जिसको हम नाम देते हैं दैट इज परभक्षी, परभक्षी लिखना है, परपक्षी नहीं लिखना है, दैट इज परभक्षी। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरा, उसको कहते हैं परजीवी। तो आपको समझ में आ रही होगी हम बात क्या कहने वाले हैं। और अगर हम इसमें किसकी बात करें माय डियर? एग्जाम्पल की, तो हमारा यही तो हमें बताना था कि हम इसको इतना पढ़ा क्यों रहे हैं आपको। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ बेसिक कल्चर के बारे में भी जानना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें? एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में जो मुझे पढ़ना है, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है अमीबा। पहला एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या है? युगलीना। क्या है? दैट इज युगलीना है। फिर अगर हम और अगले बात करें तो क्या होगा? दैट इज पैरामीशियम। क्या है भैया? दैट इज पैरामीशियम, दैट इज पैरामीशियम, ETC एटसेट्रा। सो वन प्रकार के और भी एनिमल होते हैं। वह अभी तो हम आज की जो क्लास आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि हमें पैरामीशियम्स के बारे में पढ़ना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी छोड़ा था कि हम पैरामीशियम्स के बारे में रीड करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना आवश्यक है, तब हम इसके पैरामीशियम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर युगलीना के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, सोवान चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमें इस इतना जानना है कि इन सारी चीज़ों का जो मोमेंटम है वो स्पेशल है क्या, ठीक है। अच्छा, हम प्रोटोजोआ उपजगत फर्स्ट की बात कर लिए, चर्चा कर लेते हैं उपजगत सेकंड की। हम बात कर ले किसकी? उपजगत सेकंड की। तो हमारे बच्चे जितने भी होंगे उनको पता हो गया होगा कि उपजगत सेकंड क्या है। तो उपजगत सेकंड में मेरे प्यारे छात्र, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेटाजोआ। क्या है? क्या है? मेटाजोआ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए मेटाजोआ क्या है। मेटाजोआ के अंदर मैंने बहुकोशिकीय के बारे में चर्चा किया था। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आप दो चीजें जानते हैं। तो इसके अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु रखे गए। मैंने क्या कहा? इसके अंतर्गत ऐसे फाइलम्स को रखे गए हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है जो नेगेट आई से ना दिखाई पड़े, उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय। कहने का अर्थ है अगर हम बात करें एक कोशिकीय की, तो इसका अर्थ हुआ जो सूक्ष्म हो, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी के बिना ना दिखाई पड़े, उसे कहते हैं एक कोशिकीय। और अगर हम बात करें बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय ऐसे एनिमल, ऐसे फाइलम होते हैं जिनके लिए इस सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। तो कहने का अर्थ था एक कोशिकीय ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे खुली हुई आंखें या नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। और अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे फाइलम आते हैं जो हमारे खुली हुई आंखों से या नग्न आंखों से दिखाई पड़ती हैं।
तो ये तो आपका था एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में डिफरेंट, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। पहले तो अभी ये चर्चा कर लें कि ये जो मेटाजोआ का क्लास है वो क्या है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि इसके अंतर्गत समस्त क्या होंगे, बहुकोशिकीय एनिमल होते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, मेटाजोआ में कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट थे। क्या मैंने कह दिया, उपजगत सेकंड में मेटाजोआ का कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज थी, यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है, क्या होता है, जटिल। अब मेटाजोआ जब कॉम्प्लेक्स कुछ देखने में मिला, तो इन मेटाजोआ को भी 3 वर्गों या 3 समूहों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, मेटाजोआ को 3 समूहों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। जैसे पहला पॉइंट आता है जिसको कहते हैं शाखा मीसोजोआ, दैट इज ब्रांच मीसोजोआ। तो पहला पॉइंट आया मीसोजोआ, इसका नाम है मीसोजोआ। दूसरा पॉइंट है, अगर दूसरे की बात करें तो इसका नाम है शाखा पैराजोआ। क्या नाम है, इसके बारे में सीखेंगे, पैराजोआ। इसका दूसरा जो नाम है पैराजोआ। ओके, उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें आता है यूमेटाजोआ, यानी कि शाखा। तीसरा जो नाम है, हम तीसरे को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तीसरे को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, शाखा यूमेटाजोआ। क्या होता भैया, यूमेटा, मैंने नाम क्या दिया, यूमेटाजोआ। क्या दिया मैंने नाम, क्या नाम दिया मैंने, यूमेटाजोआ। माय डियर, एक बात और ध्यान में रखना, यूमेटाजोआ को एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं एंट्रियोजोआ। क्या नाम दिया मैंने, एंटीरोजोआ। तो ध्यान में रखना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि कहीं कहीं किसी न किसी किताब में आपको मिल सकता है, तो आपको ये जानना आवश्यक पड़ता है कि एंटीरोजोआ क्या है। तो माय डियर, मेटाजोआ का कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज होने के कारण इन मेटाजोआ के कॉम्प्लेक्स यूनिट में इनकी 3 प्रॉपर्टीज मिलती है। फर्स्टली जो मिलता है मेरा शाखा मीसोजोआ होता है, नेक्स्ट पर आता है शाखा, फिर ब्रांच का नाम जुड़ेगा, अदरवाइज आप जोड़िए ना जोड़िए वो आपकी प्रॉब्लम है, शाखा पैराजोआ, और नेक्स्ट का जो मैंने नाम दिया था यूमेटाजोआ, और यूमेटाजोआ को एंटीरियोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये बताया कि उपजगत सेकंड मेटाजोआ है, और इस मेटाजोआ का मतलब ये कि इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय होने के साथ साथ मेटाजोआ एक कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज थी, यानी कि कुछ जटिल थे। तो इस जटिलता के आधार पर मान सकते हैं मेटाजोआ को 3 शाखा में बांट दिया गया, जिसको मैंने पहला नाम दिया शाखा मीसोजोआ। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा का नाम था शाखा पैराजोआ, और तीसरे की अगर बात करें तो इसका नाम था यूमेटाजोआ, या इसको एंटीरो, क्या नाम दिया जाता है, एंटीरोजोआ। तो ये तो बातें होगी हमारी क्लास की उपजगत सेकंड की। ठीक है, अब आगे ये बताने वाले हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स यूनिट पे, इस कॉम्प्लेक्स यूनिट के आधार पर इसको चेंज किया गया, इसका अर्थ क्या है। तो जरा ये देखते हैं, पहला जो मेरा उपजगत सेकंड का पहली प्रॉपर्टीज थी उसका नाम था शाखा मीसोजोआ। शाखा, ब्रांच आप डायरेक्टली लिख लीजिए, सॉरी हमने नाम दे दिया यहाँ पे, आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं ब्रांच, दैट इज बी, ब्रांच आप लिख, सॉरी दैट इज ब्रांच एंड वी। ठीक है, ब्रांच की स्पेलिंग सभी को आती है, BRANCH, ब्रांच, और मीसोजोआ। तो ध्यान में रखना, मीसोजोआ हम बात कर रहे हैं किसकी, मीसोजोआ की, MESO, क्या नाम दिया, MESO, दैट इज Z एंड O एंड A। तो माय डियर क्या हो गया, ये ब्रांच मीसोजोआ। तो ब्रांच मीसोजोआ में क्या चीजें आ रही, ये समुद्रीय आकशेरुकी जंतुओं के सूक्ष्म परजीवी होते हैं। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कह दिया ये, क्या मैंने दिया, ये समुद्री, क्या नाम दिया, ये समुद्री आकशेर, दैट इज आकशेर की जंतुओं के
सूक्ष्म, क्या नाम दिया मैंने, सूक्ष्म परजीवी हैं। क्या नाम दिया मैंने, सूक्ष्म परजीवी हैं। ठीक है, और भी बातें अगर जानना हो तो ये कृमि के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, कृमि के समान होते हैं। बट मोस्टली माय डियर ये ध्यान रखना, मीसोजोआ अगर कहीं पर आ जाए तो सीधा सीधा इतना ही रखना आप अपने माइंड में कि इसमें ऊतक नहीं होता। क्या नहीं होता, ऊतक नहीं होता, यानी कि इसमें टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, तो इसे क्या कह दिया जाता है, मीसोजोआ कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसके एग्जाम्पल कोई आपसे पूछ ले कि मीसोजोआ का कोई एग्जाम्पल बता दो, जी बिल्कुल, तो आप बताएंगे डाइसिएमा। क्या नाम देंगे, डाई, माय डियर क्या नाम देंगे इसका, डाइसिएमा, दैट इज डाइसिएमा। ओके, तो डाइसिएमा ये क्या है, मीसोजोआ का एक बेहतर एग्जाम्पल है। स्पेलिंग जरा चेक कर लेते हैं कि स्पेलिंग इसकी क्या होगी। तो माय डियर डी होगा एंड आई होगा एंड सी होगा एंड वाई होगा एंड ई होगा एंड एम होगा एंड ए होगा, तो डाइसिएमा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने पढ़ लिया मीसोजोआ का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है मेरी शाखा पैराजोआ। तो शाखा पैराजोआ का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, तो शाखा पैराजोआ के बारे में सीखेंगे, दैट इज ब्रांच, यहाँ पे आप जानते हो शाखा पैराजोआ। चलो शाखा पैराजोआ के कुछ बातों पर ध्यान दें। तो शाखा पैरा ये जलीय जंतु है। मैंने आपको क्या बताया था, उस समुद्रीय आकशेरुकीय जंतु थे। क्या नाम दिया था, आकशेरुकीय जंतु, मतलब इनवर्टिब्रेटा थे। क्या थे, इनवर्टिब्रेटा थे। बट जो हम शाखा पैराजोआ की बात कर रहे हैं ये क्या है, ये जलीय जंतु हैं। क्या नाम दिया जा रहा है, इनको हम लिख सकते हैं ये जलीय जंतु होते हैं, ये जलीय जंतु होते हैं, ये जलीय जंतु होते हैं। ओके, और ये जलीय जंतु होने के साथ साथ इनमें एक चीजें और होती हैं। क्या होती हैं, शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। क्या मैंने नाम दिया, कोशिकीय स्तर। क्या नाम दिया मैंने, कोशिकीय स्तर के आधार पर इनकी पूरी की पूरी जो संरचना होती है इन्हीं के आधार पर टिकी होती है। बट ध्यान यहाँ पे भी रखना है कि इसमें ऊतक नहीं होता। जैसे कि मीसोजोआ में टिश्यू नहीं था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऊतक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, ऊतक यहाँ पे नहीं होता, मतलब अब्सेंट होता है। ओके, और एक बात ध्यान रखना, देहभित छिद्र युक्त और द्विस्तरीय होती है। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, छिद्र होती है और द्विस्तरीय होती है। ओके, और उसके बाद और क्या बात इसमें हो सकती है, जनन, यानी कि जनन जो होगा, जनन स्तर की बात कर लें, एक्टोडर्मस यानी कि एकोडर्म एवं एंडोडर्म की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बनी होती है। क्या नाम दिया मैंने, दैट इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज एंडोडर्म। ओके, और उसके बाद और भी चीजें क्या होती है, मुख एवं पाचन गुहा नहीं होता, यानी कि डाइजेशंस का या इनके अंदर कैविटी यानी कि डाइजेशन कैविटी का यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें ना तो मुख होगा ना तो पाचन होगा। ओके, इनमें कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कोइनोसाइट पाई जाती हैं। सीधा सीधा माय डियर ये सीखो ना कि इसमें जो पोरीफेरा हम फाइलम जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको बताएंगे। सीधा सीधा कह सकते हो कि जो शाखा पैराजोआ होता है ये फाइलम बिलोंग किससे करता है, मेरा पोरीफेरा से करता है। और पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोरवियर स्ट्रक्चर होता है। रीजन क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, इसके लक्षण भी आपको मैंने पढ़ाए, ठीक है ना, पोरीफेरा। चलो अब बात ये कर लेते हैं कि दैट इज शाखा पैराजोआ का एग्जांपल क्या होगा। जब अगर हम आपको ये बता दिए कि ये पैरा पोरीफेरा से बिलोंग कर रहा है तो इसके एग्जाम्पल भी तो ही होंगे ना। क्या होंगे, दैट इज अस्पंज होगा। पहला क्या होगा, अस्पंज होगा। फिर अगर बात करें तो क्या होगा, साइकान होगा। क्या होगा, साइकान होगा। तो ये तो बातें हमने कर लिया किसका, पैराजोआ का। किसका कर लिया, शाखा पैराजोआ की, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है भाई, अगला पॉइंट आता है शाखा एंटीरियोजोआ, या उसको हम क्या नाम देते हैं, यूमेटाजोआ। क्या नाम देते हैं भैया, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ
अब ध्यान में रखना है कि अभी तक तो ऊतक दोनों फाइलम में नहीं थे, यानी कि मेटाजोआ के कॉम्प्लेक्स यूनिट की टू प्रॉपर्टीज के विदिन इसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ एंटीरोजोआ या यूमेटाजोआ के अंदर ऊतक पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? ऊतक पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें ऊतक प्रेजेंट है, सॉरी मैंने इसका तो पॉइंट डाला ही नहीं, पॉइंट को राइट करते हैं। क्या नाम है मेरा? एंटीरोजोआ, एंटीरोजोआ, ओके, एंटीरोजोआ। स्पेलिंग आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं ई दैट एन, सॉरी एन, एक मिनट, लिख सकते हैं ई एन, उसके बाद लिख सकते हैं टी एंड लिख सकते हैं ई एंड आर एंड ओ जेड ओ ए। और मैंने एक पॉइंट भी दिया था जिसको मैंने नाम दिया था यूमेटा, तो इसकी स्पेलिंग हो गई यू एंड एम एंड ई एंड टी एंड ए एंड जेड एंड ओ एंड ए, ओके, यूमेटाजोआ। तो इसकी स्पेलिंग तो कंप्लीट हो गई। और मैंने क्या कह दिया? इसमें ऊतक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है भैया? ऊतक होता है, यानी कि ये ऊतक के साथ होते हैं, ओके। अब ध्यान में रखना, अगर इसमें टिश्यू है तो टिश्यू के साथ साथ इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। क्या मैंने कहा? एंटीरोजोआ जो था ये ऊतक होने के कारण इसकी भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज मिली, जिसके चलते इसको भी दो प्रॉपर्टीज में बांट दिया गया। एक का नाम दिया गया रेडिएटा। क्या नाम दिया गया? दैट इज रेडिएटा। रेडिएटा। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ के फाइलम्स के पैरामीशियम्स के बारे में रीडिंग करनी थी, बट हम आज की जो क्लास पढ़ा रहे हैं आपको प्रोटोजोआ के व्हिटेकर के कॉन्सेप्ट में जो 5 किंगडम थे उसमें कुछ संशोधन किया गया, जिन साइंटिस्ट का नाम था स्टोरर और यूसिंगर, जिन्होंने कुछ संशोधन करके ऐसी प्रॉपर्टीज बना दी और उस प्रॉपर्टीज को बनाने के साथ दो जगत में रख दिया गया। एक जगत का नाम रखा गया मेटाजोआ और एक उपजगत का नाम रखा गया प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो मेटाजोआ कॉम्प्लेक्स होने के कारण, जटिल होने के कारण इसको 3 चीजों में बांट दिया गया, शाखा मीसोजोआ, शाखा पैराजोआ एंड शाखा यूमेटाजोआ, ओके। तो अब बात ये होने वाली है कि रेडिएटा, यानी कि रेडिएटा का दैट मीन्स यहाँ पे क्या अर्थ है वो जानते हैं। रेडिएटा यानी कि एंटीरियोजोआ या यूमेटाजोआ के विदिन दो कॉम्प्लेक्स यूनिट आई। एक का नाम था, एक को मैंने रेडिएटा का नाम दिया और दूसरे का नाम था वाइलेटेरिया। क्या नाम था भाई? दूसरे का नाम था वाइलेटेरिया, ओके। इसकी स्पेलिंग जरा ध्यान देते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है वी, दैट इज वी एंड आई एंड एल एंड ए टी ई आर आई ए। और अगर रेडिएटा की स्पेलिंग की बात करें दैट इज आर एंड ए डी आई ए टी ए, दैट इज रेडिएटा, ओके। तो एंटीरियोजोआ को दो कॉम्प्लेक्स में बांट दिया गया, रेडिएटा और वाइलेटारिया, ओके। तो ये तो हमारा क्या हो गया? बस इतना सिंपल सा जानना भाई कि रेडिएटा क्या होगा। रेडिएटा की जो बॉडी होगी आर्य सममित की होती है। कैसी होती है? आर्य सममित की होती है, मतलब रेडियल सिमेट्रिकल की होती है। किसकी होती है? रेडियल सिमेट्रिकल की होती है। कैसे? एक मिनट, हम इसको हटा ही देते हैं। हम लिखते हैं रेडिएटा के कुछ विशेष गुण धर्म के बारे में सीख लें। रेडिएटा, ओके। अगर हम बात करें रेडिएटा की तो इसके कुछ कॉम्प्लेक्स, मैंने क्या नाम दे दिया? ये जो फाइलम्स होते हैं या इसके जो यूनिट होते हैं इसको हमने क्या नाम दिया? आर्य, दैट इज आर्य सममित। क्या नाम दिया? सममित, सॉरी सममित नहीं, दैट इज सममित, ठीक है ना। सिमेट्रिकल होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है माय डियर, रेडियल सिमेट्रिकल। और कुछ चीजें अगर जानना हो तो आप जान सकते हैं, शरीर को लंबाई में कई रेखाओं पर सामान्य
अर्ध पर बांटा जा सकता है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कुछ सिगमेंटेड की होती है, ठीक है। हाँ, जैसे इसके अगर क्या कहते हैं, मतलब रेडिएटा के भी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना, मतलब इसको भी दो चीज़ों में बांटा जाता है, ठीक है ना। जैसे संघ सिलिएंटेट्रा हो गया और संघ टीनोफोरा होगा, तो इसके अंतर्गत रेडिएटा के अंतर्गत आएंगे। हम इसका डायरेक्टली संघ बता देते हैं आपको। संघ क्या है इसका, पहला संघ होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे, निडेरिया। निडेरिया को सिलिएंटेट्रा कहते हैं, और एक पॉइंट होता है टीनोफोरा। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है सिलेन दैट इज सिलिएंटेट्रा, इसको नाइडेरिया भी कहते हैं। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम भाई टीनोफोरा। कौन सा संघ माय डियर, टीनोफोरा, दैट इज टीनोफोरा। ओके, हाँ एग्जाम्पल ध्यान रख लो। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो सकते हैं, अगर एग्जाम्पल की आपसे कोई चर्चा करे तो आप बताएं। सिलिएंटेट्रा के एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम आपको कुछ कॉमन से बता दे रहे हैं। हाइड्रा होता है, ओके। और भी अगर आप जानना चाहें तो हाइड्रा के बाद ओवेलिया होता है, ये भी आप जानते भी होंगे, ओविलिया। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मूगा होता, मूगा को क्रोल कहते हैं, दैट इज मूगा भी मान सकते हैं। और भी ऑरेलिया होता, स्वान प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं। टीनोफोरा के अगर एग्जाम्पल की बात करें, टीनोप्लाना होता है, सीलोप्लाना होता है, बीरोई होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं इसके रेडिएटा के एग्जाम्पल। बस इतना जानना रेडिएटा क्या है यहाँ पे, इसकी बॉडी क्या होती है, आर्य संबंध की होती है। इसको दो संघ में रखा गया है, पहले को सिलिएंटेट्रा रखा है, दूसरे को टीनोफोरा रखा गया। अगर सिलिएंटेट्रा का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बताएं हाइड्रा, फिर बताएं ओवेलिया, मूगा, ईटीसी, ठीक है ना। टीनोफोरा की अगर कोई बात करे, टीनोफोरा का मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा, टीनोफोरा में क्या होगा, निमेटोस्टिस कोशिका नहीं होती। कौन सी नहीं होती, निमेटोसिस्ट कोशिका नहीं होती। कैसी कोशिका, निमेटोसिट्स, निमोटोसिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, दैट इज नीमेटोसिस्ट, दैट इज निमोटोसिस्ट, ओके। ये कोशिका इस सिलिएंटेट्रा में पाया जाता है और टीनोफोरा में नहीं पाया जाता, ओके। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर हम इसके टीनोफोरा के एग्जाम्पल में कुछ अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टीनोप्लाना, बोरियाई एंड सीलोप्लाना, सोवान प्रकार के यहाँ पे क्या है इसके क्लास थे, ओके। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, अब ये तो सिस्टम चला, ये मैंने एक छोटी सी क्लास आपको दी। छोटी सी क्लास में मैंने क्या सीख लिया भाई, हमने ये देख लिया उपजगत, क्या देख लिया मैंने, उपजगत की क्लास को पढ़ लिया। अभी तक अगर हम क्या बात कर रहे थे, एनिमल किंगडम जो है माय डियर, मैंने इसको दो क्लास में डिराइव किया था, एक को मैंने कॉर्डेटा और दूसरे को नॉन कॉर्डेटा, ओके। अब हमारा जो जंतु जगत बदलेगा वो उपजगत के विदिन बदलेगा। तो अब अगर हमसे कोई कहे, अगर अब हम क्लासिफिकेशन के विदिन पढ़ें तो हम आप ये मान सकते हैं वो आधुनिक, ये किस चीज़ का वर्गीकरण हम बता रहे भैया, ये आधुनिक का बता रहे, मॉडर्न की बता रहे हैं, ठीक है ना। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के दो, अब यहाँ पे पहला उपजगत होगा, यानी कि पहला उपजगत और दूसरा उपजगत, ठीक है ना, सेकंड और फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट में क्या आता है, दैट इज प्रोटोजोआ। तो माय डियर देखो बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन है, इसको मैं पीडीएफ फाइल के विदिन आपको लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसके पूरे क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से बताना और इसके बारे में डिराइव्ड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको इसकी पूरी क्लास मिल जाएगी पीडीएफ फाइल में, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ के रूप में लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप सारी क्लास को क्या कर लीजिएगा, अटेंड। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, पूछ सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ आगे की क्लास को अटेंड करते हैं। फिर अब आगे की क्लास का अटेंड का मतलब क्या था माय डियर, अब हमें प्रोटोजोआ में पैरामीशियम्स को जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है, क्योंकि आप बोर भी हो रहे होंगे, ठीक है। चलो थोड़ा आपको प्रोटोजोआ की कहानी और बता देते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उपजगत फर्स्ट जो कि प्रोटिस्टा जगत के विदिन आई है, ये आपको बाद में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब अगर हमें कोई पूछे संघ प्रोटोजोआ किस किंगडम का है, या प्रोटोजोआ किस संघ का है, या प्रोटोजोआ किस संघ के विदिन आता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटिस्टा।
क्या बताएंगे? प्रोटिस्टा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपसे कोई पूछ ले संघ प्रोटिस्टा किसमें आते हैं, तो आप क्या बताओगे? सॉरी, मैंने संघ यहाँ पे लिख दिया, संघ नहीं होगा, यहाँ जगत होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या आता है, तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत, हमारे बच्चे जान गए होंगे क्या लिखने वाले हैं, क्या? संघ प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ। ये कंप्लीट हुआ मेरा। और आपको ध्यान में रखना है प्रोटोजोआ का अगर हम एक स्पेसिफिक कोश चीज देखें तो ये क्या होता है, इनका शरीर एक कोशिकीय तथा सुकेंद्रीय होता है। ठीक है माय डियर। और आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ का मतलब होता है आद्यजीव। क्या से जीव? आद्यजीव। आद्यजीव का मतलब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, यानी कि इसे प्रथम एनिमल के नाम से भी जाना जा सकता है या आद्यजीव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और ये ग्रीक के भाषा से मिलकर बना है, जिसमें से एक को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोस, और एक को नाम देते हैं जोन। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, PROTOS, प्रोट्स। और अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इसको कहते हैं जोन। प्रोटोस का मतलब क्या होता है? दैट इज अ फर्स्ट। और अगर इसकी बात करें तो सभी लोग जानते हो इसका मतलब होता है एनिमल। तो हम इसको एक शब्द में क्या नाम देते हैं? आद्यजीव। क्या नाम देते हैं? या इसको हम बोल सकते हैं प्राचीन जीव, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसे प्रथम जीव के नाम से जाना जाता है। चलो एक बात और बता दें आपको, प्रोटोजोआ का जो डिस्कवरी मूवमेंट की बात करेंगे, किसकी डिस्कवरी? अगर हम बात करें 1677 ईस्वी, 1677 में, किसी किताब में कुछ अंतर मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम 1677 में साइंटिस्ट का नाम आया था जिसको आप जानते भी हैं, ल्यूवेनहॉक। क्या नाम थे माय डियर? ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना। ल्यूवेनहॉक 1677 में क्या किया? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस जगत का है? प्रोटिस्टा। ये बात ध्यान में रखना है। 1677 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका क्या किया गया? अध्ययन। सबसे पहले कौन किया? 1677 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसकी क्या की गई? अध्ययन की गई। ठीक है ना। 1677 में सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इन्होंने इसका क्या किया था? अध्ययन किया था। ओके। उसके बाद इन्होंने इन जंतुओं को, क्या मैंने कहा? इन्होंने इन जंतुओं को माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्क्यूल्स कहा था। मतलब मैंने क्या कह दिया भैया? मैंने ये कहा इन्होंने अध्ययन करने के बाद इसका एक कॉमन सा नेम दिया। क्या नाम दिया था? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्क्यूल्स, CULES, एनिमल्क्यूल्स कहा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1677 में प्रोटिस्टा जगत के प्रोटोजोआ में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करने के बाद उस प्रोटिस्टा जगत के संघ का क्या नाम आया, तो आप बता सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल्क्यूल्स। ओके, ये तो आप जान गए, नाम दिया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट की बात और होती है, क्या? गोल्डफश की। किसकी बात होती है भैया? गोल्डफश। किसकी बात होगी? गोल्डफश। गोल्डफश। GOLODFUS, गोल्डफश। इनकी जो डिस्कवरी हुई 1922 में, इस संघ
का नाम प्रोटोजोआ दिया, यानी कि गोल्डफस के द्वारा प्रोटोजोआ क्या नाम आया था, प्रोटोजोआ। जो हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ का नाम कौन दिया, 1922 में गोल्डफस के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटोजोन जंतुओं के अध्ययन को इन्होंने एक नाम और दे दिया। क्या नाम दे दिया, मतलब इन्होंने उस 1922 में इस प्रोटोजोआ का क्या किया, नाम दिया। मतलब इसको थोड़ा नाम देने के बाद इसका और पूर्ण रूप से इसका एग्जाम्पल्स ने किया, उसके बाद इसको क्या नाम दे दिया, प्रोटोजूलॉजी। क्योंकि ये एनिमल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो जूलॉजी में प्राणी विज्ञान पढ़ा जाता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया प्रोटोजूलॉजी, LOGY, ठीक है ना, प्रोटोजूलॉजी। ओके, ये तो बातें आपकी हो गई समाप्त। ओके, ये अब क्या होने वाला है, क्योंकि हम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, हमें आज एग्जाम्पल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल पढ़ना है। और इसके एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना माय डियर, सबसे पहले जो हमारी क्लास पढ़ी जाएगी वह पढ़ी जाएगी क्या, पैरामीशियम। लेकिन आपको एक बात और बता दें यहाँ पे, जैसे हमें पैरामीशियम पढ़ने से पूर्व पहले दो चीज़ों के बारे में और पढ़ लो, क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाओगे तो प्रोटोजोआ का कहीं वर्गीकरण के साथ इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस पूछ सकते हैं, मतलब उपसंग बताएं। उपसंग यानी कि उपसंग क्या है, इसका वर्ग क्या है, ठीक है ना, डेट मीन्स क्लासिफिकेशंस की हम बात करें। वैसे क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। जैसे वर्गीकरण के आधार पर अगर हम बात करें, चलो ठीक, हम प्रोटोजोआ के फाइलम के पैरामीशियम्स में कंप्लीट कर रहे हैं, बट अगर आप जानना चाहें तो उपसंग को सार्को मैस्टिगोफोरा कहते हैं, ठीक है ना। और वर्ग में आता है इसको फैजिलिएटा कहते हैं, उदाहरण के साथ इसके बहुत, चलो हम इसका PDF फाइल आपको दे देंगे तो उसमें आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर आज समाप्त कर देते हैं, कल की क्लास में हम अटेंड करते हैं पैरामीशियम को, ठीक है ना। तो माय डियर, हम आशा करते हैं कि जो भी मैंने आपको आज की क्लास में दिया वो आपके लिए बेहतर हो, और आप उसको अच्छे से पढ़ें और अपने क्लास को बहुत ही अच्छे से बनाएं, और आप घर पे रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सेफ रहें, खुद भी रहें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी इसका पूरा का पूरा ध्यान रखें। इस चीज़ को कहते हुए हम अपनी वीडियो को आज यहीं पर पॉज करेंगे, यानी कि यहीं पर आज समाप्त करेंगे। एंड और भी किसी भी प्रकार की जूलॉजी से जुड़ी बातें या जूलॉजी से किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके माइंड या आपके दिमाग के साथ कुछ आते हों तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर उसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लिंक के साथ भेज सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को आफ्टर विद इन अ टाइम क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस पर और एक बात ध्यान में रखो कि आपको ये क्लासेस जो चल रही, 11वीं की क्लास चल रही, आफ्टर देन इसको हम 12th क्लास को भी स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट हमारा जो पहला क्लास होगा वह जनन होगा, लेकिन पहले इसकी पूरी की पूरी सिलेबस सीखेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ते जाएं, वीडियो को देखें, अपनी क्लास को पढ़ें। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप अपने क्लास को अच्छे से पढ़ाई करें, घर पर रहें। इसका ये अर्थ नहीं लॉकडाउन है तो आप सिर्फ आराम करें, पढ़ाई को लीव कर दें, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना टाइम मिल पाए उतने आप घर पे अपने किताबों के साथ अपने आप को टाइम दें, ठीक है ना। और रही बात आपकी क्लासेस को, तो क्लास आपकी चल रही है, सारी क्लास आपको दी जा रही हैं। हिंदी क्लास आपको मिल रही है, JP सर दे ही रहे हैं। उसके बाद मैथ की क्लास यानी कि गणित की क्लास शिवम सर यानी कि JP सर के द्वारा ये है। उसके बाद शिवम सर के द्वारा ये क्लास आपको मिल रहा है। जैसे आप जीव विज्ञान जान ही रहे हो, हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको इंग्लिश क्लासेस एंड केमिस्ट्री क्लासेस जस्ट प्रोवाइड होने लगेंगी। तो आप जितने भी लोग हैं इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बेहतर से पढ़ें और अपनी क्लास को बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है ना। इसी लेक्चर के साथ हम अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको उसमें कोई समस्या है तो मैंने आपको बता दिया, मेरे नंबर पर या मेरे कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी कर सकते हैं। और एक बात यह है कि इसी लगातार इसी प्रकार की वीडियो को अगर आपको चाहिए तो आप एक सब्सक्राइब की सिस्टम्स होता है उस पर आप
क्लिक ऑन करिए जिससे आपको जितने भी वीडियो मिलें, ठीक है ना। और आप लाइक करें, उसके बाद एक बेल आइकॉन होता है उसको पुश करें, जिससे आप क्या करेंगे, आपको जो भी क्लास के साथ वीडियो जाएगी तुरंत की तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। ओके, सो थैंक्स टुडे फॉर एंड बाय। सो आप अच्छे से रहें, लास्ट इन दिस टोल्ड यू, एंड हम लास्ट में आपको ये कहना यही चाह रहे हैं कि आप सिर्फ घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपनी क्लास को बेहतर से बेहतर पढ़ाएं। धन्यवाद।